रात का समय हो गया था, एक शाम के 7 बजे थे और दिवाली का पीरियड था। तो वो काम करते समय मेरा पैर फिसल गया और वो बिजली का करंट मेरे को लग गया। 2-3 दिन बाद की हाथ पैर पूरे जल गए। तो ये कलाई से और घुटने के नीचे से पैर और हाथ ये दोनों मुझे काटने पड़ेंगे। 1 घंटा 2 घंटा हाथ बांध लो, हाँ, आप परेशान हो जाओगे, आप कुछ कर नहीं सकते। तब जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं, ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्या ये ज़िंदगी जी के करना है। मेरी शादी हो गई थी जब मेरा हादसा हुआ। मेरी दो नंबर की बच्ची है, वो 10 दिन की थी, पर इसने मुझे छोड़ा नहीं। ये बोली अगर आप मरेंगे तो मैं भी मरूंगी साथ में। आप टेंशन लो, जब तक मैं हूँ आप जिंदा रहेंगे, आप जिंदा है मैं जिंदा रहूंगी। ऑपरेशन हुआ, एक्सेप्ट कर लिया, अभी मेरे हाथ बैठ गए, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद भी मुझे कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, इसकी वजह से 45-50 लाख तक मेरा खर्चा गया। जैसे हाथ लग गए हैं तो आप धन्यवाद देना चाहते होंगे। हाँ, कुछ लोगों को किस को धन्यवाद देना चाहते सबसे पहले तो वो खेर फैमिली, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तू कुछ कर। आपने अपने खेर साहब का धन्यवाद दिया, अपनी वाइफ का धन्यवाद दिया, हमारे डॉक्टर साहब नीलेश जी का धन्यवाद दिया। आपको क्या लगता है कि सबसे मेन कड़ी क्या थी, मेन कौन था? जिस परिवार ने ये निर्णय लिया है, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। ताकि उन्होंने अगर ये निर्णय लिया ही नहीं होता कि अपने 14 साल के बच्चे का पूरा जितना भी हो सके अवयव दान करने का, हैंड भी मेरे लिए दान करने का, तो मैं क्या कर सकता था। नमस्ते दोस्तों, आज मैं मुंबई से पूना आया हूँ एक पॉडकास्ट करने के लिए। एक ऐसे इंसान का पॉडकास्ट करने आया हूँ जिसने एक हादसे में अपने दोनों हाथ, अपने दोनों पांव गंवा दिए। आज हम बात करेंगे हिम्मत की, हौसले की और हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टरों की, जिन्होंने उनके दोनों हाथ ट्रांसप्लांट किए और उन्हें एक नया जीवन दिया। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश रामदास शेलार का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम शुरू से शुरुआत करते हैं कि इस हादसे से पहले आप क्या करते थे, कहाँ रहते थे? मैं तो प्रॉपर कोथरूड पुणे का रहने वाला हूँ। और मैं एक निखिल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें जॉब करता था एज ए अकाउंटेंट। और मैंने इस जगह एक जगह ली और वहाँ पे घर का काम कर रहा था 2019 में। मतलब अपना मकान बना रहा था। तो उसमें रात का समय हो गया था, एक शाम के 7 बजे थे और दिवाली का पीरियड था। तो वो काम करते समय मेरा पैर फिसल गया और वो बिजली का करंट मेरे को लग गया। तो उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मैं 2 मिनट बाद जब देखा तो अरे मुझको तो करंट लग गया है। फिर हॉस्पिटल में गया, वो सब ट्रीटमेंट हो गई। फिर बाद में ऐसा पता चला कि 2-3 दिन बाद की हाथ पैर पूरे जल गए। तो ये कलाई से और घुटने के नीचे से पैर और हाथ ये दोनों मुझे काटने पड़ेंगे, ऐसे मुझे बाद में पता चला। फिर मैंने ऐसे डिसीजन लिया, ठीक है भाई अभी क्या कर सकते। उसके बाद अभी घर वालों ने बोला कि नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा। लड़के के माँ पिताजी बोलने लगे कि हाथ पैर काटेंगे तो क्या होगा, फिर बच्चा क्या करेगा। तो वो ना कह रहे थे। मैंने उनको बोला देखिए साइंस के आगे हम कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर जो बता रहे हैं वो सही है। अगर वो नहीं काटे तो इन्फेक्शन और बढ़ता जाएगा, पूरा शरीर डेड हो जाएगा, उसमें कुछ मतलब रहेगा नहीं। तो मैंने वो डिसाइड किया कि अभी मुझे वो एम्पुटेशन करवाना है। फिर मैंने ससून हॉस्पिटल में जाके एम्पुटेशन करवाया। पहले तो सूर्या सह्याद्री में एडमिट था, तो उस टाइम घर वालों ने डिसीजन नहीं लिया था कि भाई हम एम्पुटेशन करवाएंगे। फिर मैंने खुद से डिसीजन बना के ससून में दाखिल होके अपना एम्पुटेशन करवा लिया। तो दिसंबर 2019 में मेरा एम्पुटेशन हो गया। ये हादसा कब हुआ? हादसा मेरा हुआ नवंबर 2019 में, दिवाली का पीरियड था। क्या उम्र थी आपकी तब मैं 31-32 साल का था उस टाइम। तो उसी पीरियड में ये सब हादसा हो गया। फिर मैं जब ससून से घर आया, तो घर आने के बाद ऐसा था कि ना मुझे पैर थे ना मुझे हाथ थे। हाथ ये कोने से ऊपर काट दिए थे दोनों, पैर भी घुटने के नीचे से काट दिए थे और घर में आके लाके रख दिया था। एक 6 महीने बाद फिर ऐसा हुआ कि ठीक है, जब ये 6 महीने मेरे बीत रहे थे ना ऑपरेशन के बाद, एम्पुटेशन के बाद, तब ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं, ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्या ये ज़िंदगी जी के करना है।
ऐसी ज़िंदगी तो नहीं होनी चाहिए कि किसी के भी नसीब में नहीं ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए कि जब हम खुद से सब कुछ कर रहे हैं, खुद कमाते हैं, खुद के हाथ से खाते हैं, खुद अपना जो दिनचर्या है वो सब खुद से करते हैं, मगर अभी ऐसी नौबत आ गई कि दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। आपकी शादी हो बीवी गई का, थी? हाँ मेरी शादी हो गई थी। जब मेरा हादसा हुआ, मेरी दो नंबर की बच्ची है, वो 10 दिन की थी। और बच्चा मेरा जो लड़का है पहला, वो 2.5 साल का था। और फिर वो सब बीवी को करना पड़ता था। अगर मुझे कुछ भी कहीं पे खुजली आई, पीठ पे आई खुजली, कुछ बालों में, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। हाथ ही नहीं तो क्या कर सकता हूँ। ना खुद से खाना होता था, ना पानी पीना होता था, कपड़े पहनना, मतलब एकदम छोटे बच्चे जैसा मैं हो गया था। कौन खिलाता था? हाँ, तो वो मेरी बीवी, मेरी माँ, इनकी जिम्मेदारी थी कि वो मुझको जब कुछ भी मांगे देती थी। और मेरा बच्चा भी जब 2.5 साल का था तो वो खेलते खेलते उसको कुछ पानी वगैरह मांगे तो वो भी दे देता था। तो वो भी मतलब दूसरे का सहारा ही लेना पड़ता था। मगर उसमें मैं थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा था, ताकि क्या ऐसी लाइफ कब तक जिएंगे, उस पर कुछ तो सॉल्यूशन रहेगा। इस ख्याल से मैं सोचता रहता था कि कुछ तो सॉल्यूशन रहेगा। फिर मेरी माँ जिनके पास काम करती थी, बर्तन मांजने का, झाड़ू पोछा करने का, तो वो खेर फैमिली है। तो वो मुझे बोले कि प्रकाश, वो मुझे मिलने आए, बोले तू टेंशन न ले, हम तेरे लिए कुछ ना कुछ तो उपाय निकालेंगे, कुछ तो सॉल्यूशन रहेगा। हाँ, तो फिर उन्होंने कुछ तो ढूंढना शुरू कर दिया। फिर उनको पता चला रोबोटिक हैंड, तो मैं भी यूट्यूब पे सर्च करने लगा रोबोटिक हैंड कैसे होते हैं क्या। तो बोले फिर आई पैसों की नौबत। लगाया आपने रोबोटिक नहीं, हैंड? नहीं लगाया। तो उसका हमने जानकारी ली, तो रोबोटिक हैंड 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख ऐसी कीमतें थी। तो मैं उनको बोला आप इतना पैसा मत खर्च करिए, हम और भी ऑप्शन देखते हैं क्या है क्या नहीं। फिर मैंने यूट्यूब ढूंढा, तो श्रेया सिद्धनगौड़ा, ये पुणे की रहने वाली है, निगड़ी की, और उसका हैंड ट्रांसप्लांट अमृता इंस्टीट्यूट में हुआ था, डॉक्टर अय्यर सर ने किया था। तो उसका मैंने वीडियो देखा, मैंने बहुत सारे उसके ऊपर देखे, बाहर देश के भी हैंड ट्रांसप्लांट के वीडियो देखे। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम ये कर ले, रोबोटिक के पास जाने से तो बेहतर है कि इसके पास जाए। तो YouTube से आपको पता हाँ, चला तो YouTube कि हैंड से, ट्रांसप्लांट हाँ, हो सकता है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि फिर केरल में कोची में अमृता इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट किया। फिर वो सब थोड़ी जानकारी लेके फिर ये खेर फैमिली को बताया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या। तो बोले ठीक है, तू टेंशन न ले, पैसे की जिम्मेदारी हम देख लेंगे, तू खाली आगे का देख ले क्या करना है क्या नहीं। फिर मैं उस तरफ चला गया। फिर उन्होंने कुछ पैसों का इंतज़ाम किया, और कोरोना का पीरियड था। तो कोरोना का पीरियड में उन्होंने मेरा एरोप्लेन का टिकट बुक करवाया और कोची भेज दिया मुझे। मैं, मेरी बीवी, पिताजी, हम फिर केरल चले गए। 7 दिन उधर क्वारंटाइन रहे। उसके बाद में डॉक्टर अय्यर सर से मिले, तो उनसे पूरी जानकारी ली, सब कैसा ट्रांसप्लांट होता है, उसमें कौन सी जोखिम रहती है, क्या फ़ायदे रहते, ये सब उन्होंने बताया। ठीक है। उसके बाद हमारी एक दिक्कत थी कि उन्होंने कहा कि उधर आपको 2-3 साल रहना पड़ेगा, कोची में। कोची में रहना पड़ेगा, जब तक कोई डोनर नहीं मिलता है तब तक। हमारी एक तो लैंग्वेज की दिक्कत, दूसरी दिक्कत पैसों की। बिना कमाए उधर पैसा खर्च करना, कोई तो हमें दे रहा है मगर वो ऐसे ही खर्च करना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर कुछ तो ऑप्शन रहेगा ये सोच के हम तो वापस आ गए थे पुणे में। फिर सोचते रहे थे। फिर ऐसे ही सितंबर का महीना था, सितंबर 2020 शायद। तो उसमें फिर न्यूज़ पढ़ी मैंने पेपर में कि मोनिका मोरे का मुंबई में ग्लोबल हॉस्पिटल में हैंड ट्रांसप्लांट हुआ है। फिर से उम्मीद जाग उठी। फिर हमने उधर कांटेक्ट किया मैंने, हाँ, डॉक्टर नीलेश सातभाई सर को कॉल किया, अपॉइंटमेंट लिया, उनसे मिलने गया। उन्होंने भी सेम तरीका समझाया। फिर मैं बोला ठीक है, इधर तो काम हो सकता है और इधर काम करना ही है। फिर उसके पीछे लग गया। और ये पैसों का जो दिक्कत है उसमें डॉक्टर सातभाई सर ने भी हमें हेल्प की। वो बोले कि तुम टेंशन ना लो, हमारी तरफ से जितना भी होगा हम सपोर्ट करेंगे, खाली तुमने अगर जिद रखी कि हाँ मुझे ट्रांसप्लांट करना है तो हम कुछ कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम उसकी तरफ बढ़ते गए। हमने वो खेर मैडम ने वगैरह पैसा दे के, हमारे कुछ करीबी लोगों ने पैसा दे के हमने वो
टेस्ट वगैरह सब करवा लिए, जो प्री टेस्ट रहते हैं ट्रांसप्लांट के पहले। कहाँ, मुंबई में ही करा? हाँ, मुंबई में डॉक्टर सतभाई सर के पास हमने ग्लोबल में पूरे टेस्ट कर दिए उनके हिसाब से। उन्होंने नोटो सोटो में वहाँ पे सब रजिस्ट्रेशन करवाया हमारा हैंड के लिए। और इस सब का खर्चा कौन कर रहा था तब? वो ये फैमिली कर रही थी, खेर फैमिली, और कुछ मेरे रिलेटिव्स थे जो दोस्त लोग, उन्होंने ये सब खर्चा किया। तो मोस्ट तो 80% वो खेर फैमिली देख रही थी पूरा खर्चा। कहाँ की है खेर फैमिली? ये कोथरूड में रहते हैं हमारे यहाँ पे। और ब्राह्मण है वो, और मेरी माँ उनके पास काम करती थी। अच्छा, सिर्फ तो काम करती थी? काम करती थी, कोई रिलेशन नहीं। और काम कब करती थी? 15 साल पहले, मेरे हादसे से 15 साल पहले उन्होंने, मेरी माँ ने उनके पास से काम छोड़ दिया था। मगर वो ऐसे भगवान के जैसे मेरे सामने आके खड़े हो गए। उनको कैसे जैसे भी पता चला, और बोले तू टेंशन ना ले, हम है, तेरी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी, अभी तेरी जो कुछ भी है। तो मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी 15 साल बाद भी हमें याद रखता है? तो अभी वो ईश्वर की देने की क्या है कि मुझ में भगवान ने भेजा था उनको। हाँ, उनको भगवान ने मेरे लिए भेजा है, तो कुछ तो बात रहेगी ऐसे। तो फिर वो सब टेस्ट वगैरह करवा लिए। उसके बाद हमने तय किया कि हाँ, भी करेंगे। और डॉक्टर सतभाई सर ने भी कॉरपोरेट टीम से मिलवाया हमें, और क्राउड फंडिंग के लिए उन्होंने हमारे लिए प्रयास किया। तो हमने क्राउड फंडिंग से तकरीबन 17-18 लाख ग्लोबल हॉस्पिटल ने हमारे लिए इकट्ठा करवा दिए। और बाकी का कुछ खर्चा है वो, उसमें से जो आधा खर्चा है वो खेर फैमिली ने पूरा कर दिया। तो इसमें मेरा काम तो बन गया, मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। जब डोनर कैसे मिला फिर? हाँ, तो डोनर के लिए जब सतभाई सर ने एक पहली बार मुझे बुलाया था, दशहरा का समय था 2021 में ही। तो उस टाइम में गया नहीं, तो पैसों की दिक्कत थी, ताकि उतना पैसा मेरा इकट्ठा नहीं हुआ था जितना ट्रांसप्लांट की। तो मैं डर रहा था कि शायद पैसा कम होने की वजह से वो ऑपरेशन में कुछ दिक्कत ना आ जाए, या कुछ कम ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए। तो फिर सतभाई सर मुझे बहुत गुस्सा हुए। वो बोले अरे मैं हूँ ना, तुम्हें क्या ज़रूरत थी, तुम आने का इधर, मैं देख लूँगा। फिर उन्होंने जो प्रयास किया, पैसा इकट्ठा हुआ। उसके तुरंत 2 महीने बाद दिवाली ख़त्म हो गई, और 30 अक्टूबर को फिर सतभाई सर का फ़ोन आ गया, तुम्हारे लिए हैंड अरेंज हुए हैं और तुमको तुरंत निकलना है अभी मुंबई के लिए। अच्छा। हाँ, तो शायद दूसरी बार मुझे हैंड अरेंज हुए। हाँ, अच्छा, पहली बार जो हुए थे तो पैसा नहीं था? हाँ, मेरे पास नहीं था। या उन्होंने कुछ तो किया होगा, मगर मैंने और नहीं गया था मैं। तो वो मुझे भी ऐसी मेरी गलती लग रही थी कि अरे मैंने चांस छोड़ दिया, मगर भगवान की देने की वापस मुझे चांस मिला, दोबारा मौका मिला। हाँ, और वो सतभाई सर ने वो डोनेट लाइफ के साथ मिलके उन्होंने मेरे लिए हैंड अरेंज करवाए। और जिस लड़के के मुझे हाथ मिले वो धार्मिक पटेल काकड़िया परिवार से है, सूरत से। तो नीलेश मांडलेवाला सर जो डोनेट लाइफ के संस्थापक है, उन्होंने वो सब अरेंजमेंट करके उनके घर वालों को समझा के उनका अवयव दान करवाया, और उनके हाथ मेरे लिए आए। हाँ। कितनी उम्र थी जिसके हाथ लगे उनकी? उसकी 14 साल की उम्र थी, और उसके और आपकी 32 साल की उम्र? हाँ, मेरी 32 साल, डबल से भी ज़्यादा। हाँ। तो इसमें क्या हुआ कि उसके हाथ मेरे लिए आए, और जब हाथ आए तो मेरी बेबी तो बहुत खुश हो गई कि चलो कुछ अभी तो कुछ अच्छा होगा। वो उस टाइम जब हाथ आए तब रो भी रही थी, और उसकी खुशी भी हो रही थी कि अभी कुछ तो हम इस हादसे से बाहर निकलने वाले हैं। नहीं, बहुत। और मैंने भी उसे बताया, देखिए अभी ये इतना क्रिटिकल ऑपरेशन है, उसको बताया कुछ भी हो जाए तो डरने का नहीं, अगर इसमें जान भी चली जाए तो भी जाने दो, मगर ये हमें करना है, ताकि रिस्क लिए बिना तो कुछ होने वाला नहीं होने वाला। और हाथ के बिना हाँ, हमें कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। तो ऐसा मेरे को महसूस हुआ कि जब मेरे को हाथ नहीं थे ना, जब घर पे पड़ा था, तो ये क्या जिंदगी है, बिना हाथ के लोग कैसे रहते होंगे, जिनको हाथ नहीं कैसे खाते कैसे पीते, बहुत दिक्कत भरी जिंदगी वो जीते। नहीं, आप मैंने महसूस किया 1 घंटा 2 घंटा हाथ बांध लो, हाँ, आप परेशान हो जाओगे, आप कुछ कर नहीं सकते। हमें सही बात है, बार बार हाथ फेरने की आदत है, ऐसे करने की आदत है। जब किसी को अगर जन्म से हाथ नहीं है तो वो एडजस्ट कर लेता है, मगर किसी को पहले से हाथ है, और कुछ समय बाद चले गए हादसे में, तो इतना दिमाग को टेंशन आ जाता है ना, हैरेसमेंट होता है, हर बात पे चिड़चिड़ापन हो जाता है। और मैं भी इतना गुस्सा करता था मेरी बीवी पर, माँ पर,
अच्छा, जब हाथ नहीं थे। हाँ, तो हाथ नहीं थे ना, तो ताकि हमें पहले से आदत है कुछ अपनी चीज़ें खुद से करने का, जो भी हो अपने से, जब मन में जो चीज़ आए हम वो कर सकते थे। मगर अभी कुछ भी मन में आए ना तो इनसे बात करो, इनको आवाज़ दो। और इनकी भी गलती नहीं रहती थी, क्या है कि ये कुछ काम में लगे रहते थे और हमें कैसा रहता था, नहीं अभी हमें अभी चाहिए, ताकि हमारे मन में वो विचार आया कि हमें अभी ये करना है। मगर ये अगर बोलते थे रुको रुको कुछ काम कर रहे, तब गुस्सा आता था, दिमाग गर्म होता था कि क्या है ये, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इस हादसे से मुझे गुजर रहा था। मगर उसमें पहला एक अच्छा हुआ कि मेरा एम्पुटेशन के 6-7 महीने बाद मैंने प्रोस्थेसिस लेग लगवा लिए और उससे मैं खुद से चलने लगा। तो थोड़ा अच्छा लगने लगा हैंड ट्रांसप्लांट के पहले। 2021 में ही मुझे अच्छे से चलना वगैरह आ गया, मैं घूमने फिरने लगा, तो इसकी वजह से और भी आसान हो गया था। तो उससे थोड़ी हाँ कि बाबा अभी हम कुछ तो राहत मिली, कर सकते हैं, जीने के लिए थोड़ा सा तो आसान हो गया, चल फिर सकते हैं, गाड़ी पे बैठ के जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद हैंड ट्रांसप्लांट का, तो ये भी ऑपरेशन जब हुआ, ऑपरेशन करवाया सत भाई सर ने, उधर से डिस्चार्ज मिला। क्या प्रोसेस रहा, कितने घंटे चला आपका वो ऑपरेशन? शायद 10 या 12 घंटे का ऑपरेशन था, अभी मुझे एक्चुअली टाइमिंग याद नहीं है, मगर वो 10 या 12 घंटे का मेरा ऑपरेशन चल रहा था जो हैंड ट्रांसप्लांट का हुआ था। उसके बाद वो आईसीयू में शिफ्ट हुआ, फिर कुछ 8-10 घंटे बाद फिर मैं होश में आ गया। फिर बोला हाँ अभी तो है जिंदा, जो ऑपरेशन में डर लग रहा था वो तो अभी चला गया, जिंदा है इसका मतलब टेंशन नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उधर आईसीयू में भी दिन निकलते गए, सब नॉर्मल होता चला गया। एक 10 दिन आईसीयू में था। 10 दिन? हाँ, उसके बाद नॉर्मल वार्ड में उन्होंने शिफ्ट कर दिया, आईसीयू में ज़्यादा दिन नहीं लिया। तो फिर कैसा लगा जब जब फर्स्ट टाइम हाथ देखे कि हाथ लग गए हैं? हाथ तो प्लास्टर में थे। अच्छा। जब पहले स्प्लिंट में थे। तो पहले एक हफ्ते तो कुछ ये नहीं हुआ, मगर जब एक हफ्ते बाद मैं ऐसे ऊपर नीचे पूरा कंधे से हिलाने लगा हाथ, तो वो महसूस होता था हाँ कुछ तो भारी है हाथ को लगा हुआ, मगर अपने हाथ है ऐसा मैं महसूस कर लेता। और मेरे दिमाग ने उधर ही टैग कर लिया था कि अभी मेरे हाथ है। अच्छा। जब ऑपरेशन हुआ एक्सेप्ट कर लिया, अभी मेरे हाथ बैठ गए, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मानसिक संतुलन भी ठीक होने लगा। वो महत्वपूर्ण था कि जब वो चिड़चिड़ापन हो गया, सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगा, खाना पीना अच्छा से होने लगा। फिर कोई नहाने लगे आप अपने आप? नहीं, वो उसमें बहुत टाइम गया। वो जब स्प्लिंट से हाथ बाहर निकाले तो सत भाई सर को मिलने जाना पड़ता था। जैसे भी हम मुंबई में 6 महीने रहे उधर। अच्छा। हाँ, विले पार्ले में हमने रूम लिया था ताकि हॉस्पिटल आना जाना नज़दीक रहे, तो 6 महीने उधर गुजार लिया हमने। हॉस्पिटल में जाना पड़ता था 6 महीने, तो 2-3 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, ऐसे कुछ अगर दिक्कत रही तो। फिर वहाँ से थोड़ा नॉर्मल हो गए। फिर 6 महीने बाद हम पुणे में आ गए घर पे, और 7वें महीने में मेरी उंगलियाँ वगैरह हिलने लगी। हाँ, वो हमें दिखने लगी, ऐसी थोड़ी हिलने लगी है, मूवमेंट करने लगी है। फिर हमने एक्सरसाइज के लिए पूछा सर से, सर ने बोले हाँ अभी एक्सरसाइज चालू कर लो। फिजियोथेरेपी वगैरह एक्सरसाइज चालू कर दी। फिर हाथ आहिस्ता आहिस्ता वर्क करने लगे। फिर ब्रश पकड़ने को आने लगा, ब्रश दांत मांजने के लिए, नहाने के लिए जार पकड़ने को आने लगा, बकेट वगैरह उठाने को थोड़ा जैसे बच्चा बड़ा होता है ना जब, तो वो जैसे इम्प्रूवमेंट करता है वैसे मेरे को भी कुछ प्लेट उठाने को आ गया। हाँ, नया जन्म हुआ ऐसा। हाँ, वो एकदम नया जन्म जैसा ही है। पहले बच्चा था, बच्चा जैसी माँ सब करती है बच्चे का, वैसे मेरी बीवी भी मेरा करती थी सब। उसने मुझे बच्चे जैसा संभाला, मतलब वो तो बोलती है कि मेरे 2 नहीं 3 बच्चे थे उस टाइम, ऐसा वो बोलती थी। तो ये सब मैं अपने हाथ से करने लगा आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें। टी शर्ट वगैरह पहनने लगा ऐसे, हाँ खुद से पैंट पहनने लगा। तो उसकी भी तकलीफें बहुत कम हो गई। हाँ, ताकि उसके ऊपर मैं डिपेंड था ना, तो उसको भी परेशानी होती थी, मेरा करो, 2 बच्चों का करो, घर का करो, तो उसमें उसका पूरा दिन जाता था। और कमाने वाला तो कोई नहीं था। तो वो मुझे खैर फैमिली है ना, जब तक मैं खुद के पैर पे नहीं खड़ा होता, उन्होंने बोला था हम सपोर्ट करेंगे। तो मेरा वो सब राशन पानी सब दवाई का भी सब वो खर्चा देख लेते थे। मैंने अभी 2023 में उनसे पैसा लेना पूरा बंद कर दिया।
बहुत बढ़िया। ताकि मैंने बोला कि अभी बस मैडम, अभी मैं खुद से कर लूँगा, अभी मैं घूम फिर रहा हूँ, हाथों से काम भी कर रहा हूँ, तो अभी आपने किया ना उसका तो मतलब कुछ तोड़ ही नहीं है। जितना आपने बिना बताए मेरे लिए किया उसका कुछ तोड़ नहीं है, और मैं ये आपको भरपाई भी नहीं कर सकता, और ये बोलना भी मेरे लिए गलत है। ताकि अभी आप काम करते हैं कुछ? हाँ, अभी मैं मेरा ये निखिल कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, उन्होंने मुझे अभी एक जीपीएस ट्रैकिंग का काम दिया है। गाड़ियों का, कंपनी की व्हीकल है कंस्ट्रक्शन की, 100-150 गाड़ी है, तो उसमें मेरा ट्रेनिंग चालू है अभी। तो वो जब ट्रेनिंग हो जाएगा तो उसमें मैं काम के लिए लग जाऊंगा। मगर मेरे मालिक ने भी मुझे ऐसे नहीं छोड़ा, उन्होंने भी मेरे ऑपरेशन के लिए 3-4 लाख की मदद की, ताकि उनके पास हादसा नहीं हुआ, ये मेरे घर पे हुआ है। फिर भी उन्होंने मुझे जब मेरा एम्पुटेशन हो रहा था, इसी घर पे हुआ हादसा? हाँ, जब एम्पुटेशन हो रहा था ना मेरा, तो उस टाइम भी हॉस्पिटल का खर्चा उन्होंने उठाया, ये ट्रांसप्लांट के टाइम भी 2-3 लाख का खर्चा उन्होंने उठाया, और उसके बाद भी हर महीना मुझे गोलियों के लिए 5,000 महीने का खर्चा भी देते, अभी तक देते, आज तक देते। मैं काम भी नहीं करता फिर भी। सलाम है उनको। हाँ, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़े कि कोई ऐसा करता नहीं, कोई भी नहीं करता, हाँ, कोई नहीं करता। तो उन्होंने मेरे लिए वो चालू रखा है, ताकि कुछ दवा पानी का खर्चा वगैरह तो हो अभी सके। आप खुद अपने से? हाँ, तो अभी मैं बहुत सारे जो भी काम रहेगा अभी करता हूँ, और वापस मैं कंपनी में ज्वाइन तो करने वाला हूँ। तो अभी आप अपने पाँव पे खड़े हो गए हो? सही है। और हाँ, अपने हाथों से मैंने सुना अभी स्कूटी भी चलाते हाँ, हो? तो अभी मैं ना मेरा एक दोस्त है, हाँ। वो भी दिव्यांग है, हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, कभी मुझे अगर जरूरत लगी कहीं पे आना जाना रहेगा, तो मैं उससे कुछ स्कूटी मांग लेता हूँ, और मैं स्कूटी वगैरह चला लेता हूँ। अच्छा, खुद से चला लेता? हाँ, खुद से चला लेता हूँ, सीखी भी है, और अच्छे से चला लेता हूँ। वाइफ को बिठा के चलाया? वाइफ को, बच्चों को, अगर कहीं पे जाना है बिठा के किसी को भी लेके जा सकता हूँ, एकदम कॉन्फिडेंस से, पहले जैसे पहले बाइक चलाता था सेम वैसे। तो मेरा एक सवाल था कि आपको जैसे ऑर्गन मिला, हाथ मिले, नए हाथ, तो आप क्या बोलना चाहोगे हमारे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उन लोगों को, कि हम लोगों को ये ऑर्गन अपने डोनेट करने चाहिए, जिससे आप जैसे लोगों जो किसी हादसे में हाथ गंवा चुके हैं उनको एक नया जीवन मिल सके? सही है। इसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे जिन्होंने डोनेट हाथ मिलने में जो प्रयास किया, वो डोनेट लाइफ संस्था के संस्थापक नीलेश भाई मांडलेवाला, इनका कार्य अभी इतना बड़ा हो चुका है, उनको बहुत सारे पुरस्कार भी अभी मिले हैं इस कार्य की वजह से। तो वो जैसे प्रयास कर रहे हैं कि आप ऑर्गन डोनेट करो, तो उसमें ना लोग भी अभी अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। और जो कुछ भी बचा कुचा है, वो मैंने भी जिम्मेदारी ली है कि मैं महाराष्ट्र में मैं तो अवेयरनेस का काम करूँगा, और जो भी पॉडकास्ट देखेंगे उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि आप भी है ना मेरे हाथों को देख के ये सोचिए कि जो भी आपके रिश्तेदार रहेंगे, आपके बाजू वाले लोग, कोई भी आपके रिश्तेदार या जिनको भी आप पहचानते, उनको आप अवेयरनेस की तरफ ले जाइए कि भाई अगर आपका कुछ कोई भी रिलेटिव अगर ऐसे हादसे में आता है और जिनका अवयव आप डोनेट कर सकते हो, तो वो करवा दीजिए। इसमें मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं कि जिनको हाथों की ज़रूरत है, किसी को किडनी की ज़रूरत है, लीवर की ज़रूरत है, उनके ये आपका शरीर काम आ सकता है, आपके रिश्तेदार का, किसी का। तो इसमें क्या होगा कि मेरे जैसे और भी लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे और भी खुद से नया जीवन जी सकते हैं। उन्हें ज़िंदगी जीने में इतनी उम्मीद जाग उठेगी कि ये आपका इतना शुक्रिया करेंगे, आपको अलग से दुआ देंगे अच्छे से। और इसमें क्या रहेगा कि जो भी आदमी इस दुनिया से जाने वाला है, उसका ये भी पुनर्जन्म रहेगा, वो भी जिंदा है, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। हाँ, तो हाथ है ना आपके? हाँ, हाथ तो ऐसे अभी मैं ये परिवार के लोगों से भी जाके मिला, वो भी लोग मतलब इतने थोड़े दुखी भी थे, मगर उनको ऐसी खुशी हुई कि हाँ, मेरे बच्चे के हमने जो डिसीजन लिया वो इतना सही है कि किसी के काम आया मेरा बच्चा, और मेरे इसके रूप में मेरा बच्चा अभी जिंदा है, ऐसा उन्होंने भी महसूस किया। तो जाते हैं रेगुलर? हाँ, मैं नहीं, एक ही बार गया अभी। वो नीलेश मांडलेवाला सर ने उनसे मिलवाया, उनके घर परिवार से सबसे मिलवाया, तो वो है ना बहुत मतलब एकदम खुशी के आंसू आ रहे थे उनके कि हाँ, हमारे बच्चा अभी है, मतलब कुछ तो दुनिया में ऐसा करके गया है कि किसी के काम आ गया है, कुछ चल रहा है। तो वो हाँ, वो सब। तो यही आपके प्रेक्षकों को मेरा कहना है कि आप जितना भी हो सके
अवयव दान करने के लिए अवेयरनेस बढ़ाए और मेरे जैसे लोगों का जो है कि जिनको हाथ वगैरह नहीं है वो लोग भी अगर आगे आएंगे तो आपको इलाज होता है। आपको अगर हाथ वगैरह मिल गए तो आप अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। खाली आप अपने खुद से आगे आएंगे, खुद से ये जानकारी लेंगे तो आपको हो सकता है। रही पैसों की बात तो बहुत सारे क्राउड फंडिंग या कुछ संस्था वगैरह मदद करेंगे और इसमें आहिस्ता आहिस्ता बदलाव होते जा रहा है। तो इसमें भी कोई भी ट्रांसप्लांट कर सकता है। कितना एक क्वेश्चन था मेरा, कितना खर्चा आया हाँ, आपका? तो ये ट्रांसप्लांट में ना एक मिनिमम 35 लाख तक खर्चा बताते हैं। ओके। और मेरा उसके बाद भी मुझे कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, इसकी वजह से 45-50 लाख तक मेरा खर्चा गया। ओके। हाँ, तो उसमें मेरा पूरा हो गया। और उसके बाद में रहता है खर्चा लाइफ टाइम गोलियां खाने का। तो मैंने तो मेरे यहाँ पे पुणे महानगर पालिका में मैंने ऐसा एक स्कीम है जिसमें मैं ये गोलियां मंगाता हूँ। तो मेरा वो भी खर्चा कम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ हाँ, से? गवर्नमेंट की तरफ से मैंने वो अपील कर दी थी, अर्जी दी कि भाई मेरा ऐसा केस है, मुझे ये टाइप की दवाई चाहिए। तो ये पुणे महानगर पालिका की शहरी गरीब योजना करके एक स्कीम है। तो वो कार्ड बनवा लिया। तो उसमें मुझे अपने को कोई भी डिसीज रहने दो 2 लाख तक की सालाना दवाएं मिल जाती है, मुफ्त मिलती है। हाँ, मुफ्त मिलती है। वो गवर्नमेंट पुणे म्यूनसिपल खर्चा उठाती है। तो मेरा वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो फिर अभी थोड़ा हाँ, अभी ऐसा महसूस हो रहा है, अभी ठीक है, सब नॉर्मल चल रहा है। आपके अब जैसे हाथ लग गए हैं तो आप धन्यवाद देना चाहते होंगे? हाँ, कुछ लोगों को किस को धन्यवाद देना चाहते सबसे पहले तो वो खेर फैमिली जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तू कुछ कर। खेर फैमिली जहाँ आपकी मम्मी काम करती थी। उन्होंने मुझे पैसों का बोलते हैं ना हम, खाली मैं खुद से तैयार होके भी कुछ नहीं होता, पैसों का सपोर्ट चाहिए ना कोई। तो पहली बात तो खेर फैमिली जिन्होंने मुझे पैसों के लिए और मोटिवेट के लिए कि आप तुम करो, इसलिए जो सपोर्ट किया उसको सबसे पहला धन्यवाद। दूसरा नीलेश साधभाई सर, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया कि प्रकाश तू हैंड ट्रांसप्लांट करवा ले, जो डॉक्टर है। हाँ, मैं तेरे साथ हूँ और मैं करवा के ले लूँगा। रही पैसों की बात, मैं भी कुछ करता हूँ। और उन्होंने भी वो क्राउड फंडिंग का करके दिया। तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मतलब खाली ऑपरेशन नहीं, मानसिक भी सहारा दिया, पैसों का भी सहारा दिया और ट्रांसप्लांट तो उन्होंने अच्छे से करवाया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जो ट्रांसप्लांट किया ना, मैं बहुत खुश था। मैं ट्रांसप्लांट होने के बाद एक दिन भी रोया नहीं, मैं ऐसा या कुछ गलत भी नहीं लगा मेरे को। हम मायूस होते हैं ना, वैसा कुछ हुआ भी नहीं, बहुत खुश था। और तीसरी पर्सन नीलेश मांडले वाला सर जी, अगर उन्होंने प्रयास नहीं किया होता अवयव दान के लिए, उन्होंने अगर वो मोटो छोड़ दिया होता या फिर नहीं करते कुछ, तो शायद मुझे हाथ नहीं मिलते। ताकि उनको समझाना, कुछ बहुत सारी दिक्कतें उनको आती होगी कि उनके रिलेटिव को समझाना कि आप अवयव दान करो। कोई गालियां भी सुनाता होगा उसमें, ऐसा कैसे, हमारी प्रथा है, हमारे इसके खिलाफ हम जाके कैसे अवयव दान करें, ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा। फिर भी उसमें वो डट के खड़े रहे और हमारे लिए उन्होंने जो अवयव दान करवा लिया, इसके लिए उनको भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये सब लोग हैं। और मेरी बीवी, मेरी बीवी, मैं उसी पे आने वाला हाँ, तो उसने जो मुझे सहारा दिया ना, ताकि बहुत सारी लड़कियां अगर ऐसा हादसा होने के बाद शायद ही छोड़ के भी जाती होगी, बिल्कुल। मगर इसने मुझे छोड़ा नहीं। ये बोली अगर आप मरेंगे तो मैं भी मरूंगी साथ में आप टेंशन लो, जब तक मैं हूँ आप जिंदा रहेंगे, आप जिंदा है मैं जिंदा रहूंगी। लव मैरिज हुई थी? हाँ, मेरा मिक्स है, लव प्लस अरेंज है। हाँ, प्यार था। हाँ, तो हम एक ही साथ काम करते थे, तब हमने तय किया हाँ हम शादी करेंगे घर वालों से बात करके, और फिर हमारा हो गया। और शादी होने के बाद भी हमारा सब खुशहाल था। तो अभी अच्छे से लाइफ चल रही थी। अभी खुश हैं आप? हाँ, अभी भी खुश है हम। खाली जो बोलते हैं ना, आर्थिक हम बैक फुट पे आ गए जो पैसों की इसमें, नहीं तो बाकी सब मतलब प्रेम भरा वातावरण सब अच्छे से है। भगवान से कोई शिकायत नहीं, शिकायत कैसे? अरे उसने तो पुनर्जन्म दिया है। आपने अपने खेर साहब का धन्यवाद दिया, अपनी वाइफ का धन्यवाद दिया, हमारे डॉक्टर साहब नीलेश जी का धन्यवाद दिया। आपको क्या लगता है कि सबसे मेन कड़ी क्या थी, मेन कौन था जिस वजह से आपके हाथ आज चल रहे हैं? देखिए कैसा है, मेरी मतलब मेरी भी इच्छा है, पैसा भी है,
डॉक्टर भी अवेलेबल है, मगर मेरे लिए हाथ ही नहीं रहेंगे तो इन सब का कुछ भी महत्व नहीं है। ठीक है, तो जिस परिवार ने ये निर्णय लिया है, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, ताकि उन्होंने अगर ये निर्णय लिया ही नहीं होता कि अपने 14 साल के बच्चे का पूरा जितना भी हो सके वो दान करने का, हैंड भी मेरे लिए दान करने का, तो मैं क्या कर सकता था? अगर मुझे उनका वो निर्णय अगर नहीं रहता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। तो मेरा उनसे तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा डिसीजन लिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे अच्छे से खड़ा हूँ, सब कर सकता हूँ, सब उनके एक डिसीजन की वजह से। आपकी खुशियाँ लौट आई वापस। हाँ, तो ये उनका डिसीजन इतना महत्वपूर्ण है कि ऐसा हर किसी ने लेना चाहिए डिसीजन, कि उनके डिसीजन की वजह से आज मेरी पूरी फैमिली खुश है, मैं खुश हूँ, मैं अभी बाहर घूम फिर सकता हूँ उनकी डिसीजन की वजह से। इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ, ताकि ऐसा डिसीजन मेरे लाइफ में तो बहुत ही कीमती है, पैसों से भी ज़्यादा। अगर ये ही नहीं मिलता तो बाकी सब चीज़ें फेल है। हाँ, डोनर ही नहीं मिलेगा अगर डोनर ही नहीं है तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, ताकि उनका निर्णय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस फैमिली ने अपने बच्चे 14 साल के बच्चे का हाथ इनको दिया, और जो ये पॉडकास्ट सब लोग देख रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के सिर्फ यही एक विनती है, एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि अपने ऑर्गन दान करें, जिससे और भी कई लोगों को हाथ मिल सके, किसी को किडनी मिल सके, किसी को हार्ट मिल सके, किसी को आंखें मिल सकें, एक नया जीवन मिल सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उस फैमिली को जिसने प्रकाश जी को अपने 14 साल के बच्चे का हाथ देने का इतना बड़ा डिसीज़न लिया। और जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सब से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने ऑर्गन दान करें। इंसान अपने ऑर्गन दान कर देता है तो हम कम से कम 10 से 15 लोगों की जान बचा सकते हैं। किसी के हाथ लग सकते हैं, किसी के किडनी लग सकती है, किसी के हार्ट लग सकता है, किसी को आंखें दी जा सकती हैं। तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं चाहता हूं कि आपका जीवन बहुत खुशहाल रहे, आपके हाथ दोनों बहुत अच्छे से चलते रहें। आप प्रेरणा हैं हमारे दर्शकों के लिए, तो आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं। और ये आप देखिए, ये बिना हाथ के थे 2019 में, और आज मैं इनसे हाथ मिला रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे डॉक्टरों की, और जिन्होंने ऑर्गन इनको दिया उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।